हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका यह 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो इस चैप्टर के हमने बना दिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करना है। मैं सबसे पहले तो उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जिनको डेरिवेशन से डर लगता है या जिनको डेरिवेशन नहीं आता, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि खासकर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बेसिक टू हाई आपको लेकर चलूंगा। छोटी छोटी बातें आपको बताया जाएगा जिससे आप आसानी से डेरिवेशन कर पाएंगे। अंत में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आपको ये सब याद रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहली बात कि जब भी जो भी व्यंजक हम ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे जो मेन रोल होता है वो फिगर का होता है। यदि आपने फिगर समझ लिया, जो चित्र है वो समझ लिया, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी डेरिवेशन में। तो चित्र पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, ध्यान से आप समझेंगे, एक एक चीज समझ में आएगा। तो चित्र क्या है? देखिए, चित्र ये है कि मान लेते हैं सपोज दैट, समझिएगा, यहाँ पे ये 2 बिंदु आवेश हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है जी, ये 2 बिंदु आवेश हैं। ठीक है, ये 2 बिंदु आवेश हैं, एक पर प्लस क्यू है और एक पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, ये 2 बिंदु आवेश हैं और ये सपोज दैट कहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये एक ए बिंदु है। मैं यहाँ पर, ये ए बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश है और ये बी बिंदु है जिस पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए कि ये 2 बिंदु आवेश हैं। ठीक है, एक पर ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है। अब इन दोनों को हम एक रेखा से यहाँ पे मिला दे रहे हैं। अब समझिएगा, यहाँ से क्या है कि यहाँ पे एक बिंदु P है, यहाँ पे एक बिंदु क्या है, यहाँ पर एक बिंदु है जो है P, और इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। फिलहाल यहाँ पे एक बिंदु P है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो देखिए, यहाँ से इस बिंदु P से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, मतलब यहाँ पे खींचा गया जो लंब है, तो यहाँ पे जो ये बिंदु मिला इसे हम उदासीन बिंदु O कहते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये टोटल जो दूरी है उसे हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया या नहीं? देखिए, एक बार और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये 2 बिंदु आवेश हैं जो है प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। ठीक है, और ये प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू के आवेश के बीच का ये बिंदु है जिसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बिंदु से r दूरी पर, उदासीन बिंदु से r दूरी पर ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये r दूरी है। तो उदासीन बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करना है। तो सपोज दैट ये प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे क्या होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये प्लस क्यू आवेश के कारण ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, फिलहाल ये हमने
इसको बिंदु P को Q से मिला दिया है, अब P को माइनस Q से मिला दिया है। अब आप समझिएगा, यहाँ पर बिंदु P जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एकांक धन आवेश रखा है, तभी तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना होगा ना। तो यहाँ पे एकांक धन आवेश है, तो यहाँ पे जब एकांक धन आवेश है तो ये प्लस Q है, तो इस यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे धन आवेश है और ये भी धन है, तो ये वाला इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा ना, तो ये प्रतिकर्षित करने का चिन्ह है, मतलब इधर, ठीक है। प्रतिकर्षित करना है मतलब दूर हटा रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्लस, ये बिंदु जो P दिखाई दे रहा है ये धनात्मक है, एकांक आवेश है, तो ये बताइए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस वाला आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, तो ये आकर्षण करने का चिन्ह हमने दिखा दिया कि इधर आकर्षित हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ध्यान से एक और बात समझेंगे कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये भी थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो जब ये दोनों कोण आपस में क्या है, मतलब थीटा थीटा है, तो दो दूरस्थ कोण यहाँ पे अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो ये है आपका मेन फिगर जो कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार मैं फिर से आपको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फिगर अगर आपने नहीं समझा डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। फिगर मेन है, फिगर समझिए और जो मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको सुनना है ध्यान से। देखिए हमने सबसे पहले 2 बिंदु आवेश लिया है, एक है प्लस Q आवेश, एक है माइनस Q आवेश, और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो 2L है। इन दोनों आवेशों के बीच एक उदासीन बिंदु है जो है O। उदासीन बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P हमने लिया है और इस बिंदु P पर एकांक धनावेश उपस्थित है। ठीक है जी। अब देखिए ये धनात्मक आवेश है, यहाँ पे भी धनात्मक आवेश है, तो ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा तो इसके लिए हमने इधर चिन्ह लगाया है कि प्रतिकर्षित कर रहा है। उसके बाद ये प्लस आवेश है और ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे धनात्मक एकांक आवेश है ना, एकांक धनात्मक आवेश है, ठीक है, एकांक धन आवेश, तो यहाँ पे एकांक धन आवेश है ऐसा माना जाता है। तो मान लेते हैं बिंदु जो P है वो एकांक धन आवेश है, तो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो ये वाला आवेश इसको आकर्षित करेगा, तो इसलिए माइनस हमने इधर चिन्ह लगाया है कि इधर आकर्षित हो रहा है। इतनी बात हमने बताया है। और ये कोण थीटा है, जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, तो ये थीटा कोण हो गया, तो दो दूरस्थ कोण अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आपको पता है तो वो हमने बता दिया। अब इसी को क्या कराया जाता है, इतनी बात समझ गए हैं, इसी को माना कि करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा। माना कि, ऐसे आपको माना कि करके एक्सप्लेन करना होगा। अब क्या लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं, वही लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और लिख सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि लिखने का। आप कहेंगे माना दो बिंदु आवेश प्लस Q और माइनस Q हैं। क्या हमने कहा, माना दो बिंदु आवेश प्लस Q और माइनस Q हैं तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है तथा इन दोनों आवेशों के बीच एक उदासीन बिंदु O है और उदासीन बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतनी ही बात आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार मैंने जो बोला उसको ध्यान से सुनकर लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा ना, माना दो बिंदु आवेश क्या है, प्लस Q और माइनस Q आवेश हैं। तो ये बात जब हमने बोला ना, तो एक बार पीछे वीडियो को ले जाइए, ध्यान से सुनिए, समझिए और उसे नीचे करके माना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये काम मैं आपके लिए थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ, तो ये आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है। ये माना की करके यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है। अब मैं सीधा डायरेक्ट गणना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समय कम है आपके पास, हमारे पास वीडियो ज़्यादा लंबा होने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये माना कि करके आप लिख लेंगे, तो मैं इसे मिटा ही दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जगह बचेगा क्योंकि ये बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं गणना,
ठीक है। तो सबसे पहले हम गणना करेंगे कि ये प्लस क्यू आवेश जो दिखाई दे रहा है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो हम यही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू मतलब धनात्मक आवेश, तो हम लिखेंगे धनात्मक आवेश के कारण किस पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो धनात्मक आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये समझ रहे हैं। सबसे पहले हम गणना कर रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसको हम दर्शा कैसे रहे हैं, इसको हम दर्शा रहे हैं E प्लस क्यू, ऐसे हम दर्शा रहे हैं इसको। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब किसके लिए, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जानते हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। ये हम फॉर्मूला जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो यही हम पुटअप करते हैं। तो 1/4πε0 लिख दिया, ये Q है तो आवेश Q हमने लिख दिया, और उसके बाद ये r², r यहाँ पे क्या है, दूरी है। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि ये लंब है r, और यहाँ पे समझिएगा ये टोटल दूरी है 2l। तो इसका मतलब ये जो दूरी होगा वो l होगा, ये जो दूरी होगा l होगा। तो ये हम देख रहे हैं लंब है और ये आधार है, तो कण क्या हो जाएगा, कण होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है जी, यही ना होता है। तो देखिए दूरी तो यहाँ से बिंदु A से, ये बिंदु A है ना, तो यहाँ से बिंदु P तक के बीच की जो दूरी है वो ये हो जाएगी। तो इसको हम AP लिख देते हैं, A से, यही ना A है जी बिंदु, तो A से ये नीचे हमने लिख दिया है, मतलब A से P तक की दूरी है, तो यही हम लिख दे रहे हैं कि AP का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। समझ पा रहे हैं, दूरी को मतलब हमने डायरेक्ट ये मानना पुटअप करके AP हमने लिख दिया कि A से P तक की दूरी हमने लिख दिया, और इसका स्क्वायर जैसे यहाँ पे किया गया है, स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया। समीकरण फर्स्ट हमने मान लिया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हमने सबसे पहले क्या किया है कि धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया। अब उसी प्रकार ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो हम लिखेंगे ऋणात्मक आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी हम गणना कर लेते हैं। अब समझिएगा, ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला जानते हैं, तो इसके लिए E माइनस क्यू लिखेंगे, क्योंकि माइनस के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E = फॉर्मूला हम जानते हैं 1/4πε0 और Q/r²। r² का मतलब दूरी है। तो बताइए यहाँ से दूरी, यहाँ से ये बिंदु P है ना, सॉरी B है, तो BP हम लिखेंगे ना, समझ रहे हैं, यही ना दूरी है जी। ये यहाँ पे जो बिंदु है यही ना B बिंदु है, तो B से P तक की दूरी है, परंतु दिशा किस ओर है, दिशा इस ओर है, तो PB लिखेंगे। ठीक है, PB, क्योंकि दिशा भी दर्शाना जरूरी है। तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं।
देखिए BP भी लिखते तो गलत नहीं है, बट क्या है दिशा दर्शाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये दिशा के अनुसार हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया है, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर से ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे तो यहाँ पे एक कॉमन चीज देखने को मिली होगी कि A से यहाँ तक की जो दूरी है, A से P तक की जो दूरी है, वही दूरी B से P तक की भी दूरी है। मतलब ये जो भुजाएं समान है तो इसका मतलब ये दूरी भी तो समान होगा ना, जो A से P तक की दूरी है वही B से P तक की दूरी होगी। तो इसका मतलब चूंकि हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो AP है वह BP के बराबर है, ये बात हमें पता है। ठीक है जी। देखिए बात को आप समझेंगे तभी जाकर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे AP है तो AP जो है वो BP के बराबर हो जाएगा। तो जब ये AP BP के बराबर हो गया, AP BP के बराबर हो गया, तो अदरवाइज और शेष मान जो है वो तो इक्वल ही है। इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है, और ये हमें पता चल गया AP है वो BP के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो E प्लस Q है वो E माइनस Q के बराबर है। इसका मतलब तो हमें यही पता चला ना कि E प्लस Q है वो E माइनस Q के क्या है, इक्वल है। यही बात हमें पता चला। ठीक है, ये बात हमें पता चला, यही बात पता चला ना हमें। तो हमने क्या बताया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लस Q के कारण प्लस Q, ठीक है, प्लस Q के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह तीव्रता माइनस Q के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वही तीव्रता माइनस Q के कारण बिंदु P पर होगी। समझ रहे हैं? तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो परंतु एक बात याद रखेंगे, ये परिमाण में इक्वल है परंतु दिशाएं इनकी क्या है, अलग अलग हैं। देख रहे हैं, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर है, इधर है, और इसके लिए माइनस Q के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमाण में तो समान है परंतु इनकी दिशाएं जो हैं वो अलग अलग हैं। तो जब कोई भी ऐसी राशि जिसका परिमाण समान हो परंतु दिशाएं अलग अलग हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाया जाता है परिणामी तीव्रता का, उसके लिए परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला आता है परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला जो आता है वो है E = 2a cos θ/2 होता है। ये फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है जब क्या हो, जब ऐसा कोई भी राशि जिसका परिमाण तो समान हो परंतु दिशाएं अलग अलग हो तो उस समय पर परिणामी तीव्रता E = 2a cos θ/2 होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये बात याद रखेंगे। अब इसी फॉर्मूले पर हम पुटअप करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है जी। ठीक, देखिए अब क्या होगा, अब इस पर हम पुटअप करेंगे तो E के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, E है तो E हमने लिख दिया, उसके बाद 2 है तो 2 हमने लिख दिया। ए का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, ए का मतलब है कि इन दोनों में से प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या यहाँ पे माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों में से किसी का भी मान हम रख सकते हैं ए के जगह पर। या तो आप इसका रखें या तो आप इसका रखें।
तो मैं किसी का रख दे रहा हूँ, मान लेते हैं मैं ये इसी का रख दे रहा हूँ प्लस क्यू के कारण। तो इसका मान क्या है, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्यू बाई एपी स्क्वायर, क्यू बाई एपी का होल स्क्वायर, ये हमने रख दिया। ऐसा नहीं है, ये भी आप रखेंगे तो भी वही मान आएगा, आप ट्राई करके आगे देख लीजिएगा। पहली बात इतना समझ के ए का मान हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद कॉस थीटा, तो हम लिख देते हैं कॉस और थीटा। थीटा का समझ रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों ध्रुवस्थ कोणों का अंतःकोण क्या है, 2 थीटा है, तो 2 थीटा हम लिख देंगे, ठीक है। अब बटे नीचे 2 है तो हम 2 लिख देंगे। इतनी बात समझ के आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा E = अब आपको क्या समझना है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2 से, सॉरी, ये 2 से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पे अगर देखते हैं आप, तो यहाँ पे 2 सॉरी, यहाँ पे देखिए ये 1 ये जो 2 है ये Q से गुणा कर लेगा, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2Q हो जाएगा, 2Q AP का होल स्क्वायर है। तो AP का मतलब क्या है, A से यही ना A है, A से P तक की दूरी चाहिए, तो A से P तक की दूरी क्या है, यही ना है, रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हम यही लिखेंगे कि रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही ना, ठीक है। और देखिए होल स्क्वायर है तो इसका हम होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। इतनी बात समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमने लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस ही थीटा बचा ना। पर अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे कॉस थीटा का मान क्या होगा। अरे भैया अगर मैं आपसे पूछूं तो कॉस थीटा = क्या होता है, आधार बटे कण होता है। आधार बटे कण होता है कि नहीं, तो ये बताइए आधार इसमें क्या है, आधार यही वाला तो है, L है, तो L हमने आधार की जगह पे L रख दिया। और यहाँ पे कण क्या है, तो कण यही वाला है ना, रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो यही ना रखेंगे। तो टोटल इसका मतलब हमें मान पता चल गया है, कॉस थीटा का मान ये होगा। तो ये बताइए इस कॉस थीटा के जगह पर ये टोटल मान रख सकते हैं, थोड़ा सा लाइन बच जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा दिया। अब इसी मान को मैं इसे मिटाकर सीधा रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस थीटा के जगह पर ये हम लिख दे रहे हैं L बाई रूट में सॉरी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, ये हमने रख दिया। इतनी बात समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। अब समझिएगा, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए हम इतनी बात जानते हैं, ठीक है, कि जो वर्ग से ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2Q, ये 2Q L में गुणा हो जाएगा, तो ये 2Q, ये L इसमें गुणा हो गया, तो 2QL हो गया ये, ठीक है। नीचे हम देखते हैं तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये कोष्ठ में है, इसका कुछ नहीं, तो पावर क्या है, 1 है। किसी का भी पावर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ऊपर 1 बचा होगा, तो 1, और नीचे क्या है। देखिए एक बात याद रखेंगे, अगर √2 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 के पावर 1/2 है, इसका मतलब यही होता है। रूट मतलब 1/2 इसके पावर में है, तो इसका मतलब रूट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे, ये सब मैथ की बातें हैं, आपको पता होगा पहले से। तो इसका मतलब रूट को अगर हम हटाते हैं तो L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, इसका मतलब 1/2 इसके रूट में, मतलब इसके वर्ग में 1/2 है, यही ना हुआ जी।
तो यही हुआ, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है रूट को हटाकर। अब समझिएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2QL। अब देखिए 2QL को P = हम फॉर्मूला जानते हैं 2QL, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है। तो 2QL की जगह पर P लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो यही बात हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी 2QL की जगह पर हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे P लिख देते हैं। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो L² + R² है और यहाँ पे भी L² + R² है। हम जानते हैं जब दोनों का हर समान होना तो घातों को जोड़ लिया जाता है। तो अगर हर समान है, इन दोनों का हर समान है तो घातों को जोड़ लेंगे। इसका 1 है, इसका 1/2 है, तो हम घातों को जोड़कर ऊपर लिख देते हैं। तो L² + R² और 1 और 1/2 को अगर जोड़ देंगे तो 3/2 आ जाएगा ना। अरे नहीं समझ में आया, देखिए इसका घात 1 है और इसका घात 1/2 है। अगर एलसीएम हम लेते हैं तो 2 आ जाएगा। 2 एकम में मतलब 1 2 2, तो 2 एकम में 2, तो 2 और 1 मतलब 3/2। समझ रहे हैं, ये समझ ही रहे होंगे आप। ठीक है, छोटी छोटी हम बातें इसीलिए बस बताते हैं क्योंकि जिनको थोड़ा सा भी डाउट ना रहे इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट हो जाता है। ठीक है ना, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी जो हमारे पास समय दे रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, जो हम पे विश्वास किए हुए हैं, उनको एक भी ऐसा चीज़ हो जो उनको समझ में ना आए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप समझिएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया, उसके बाद ये P हमने लिख दिया। ठीक है, सॉरी ये P हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए नीचे देखिए इस पर भी 3/2 का है। मतलब अगर हम ऐसे समझाएं तो L² है और L² के ऊपर क्या है, ऊपर है 3/2, ऐसे ही ना है। ये भी है, अगर हम ऐसे देखें तो R² और इसके ऊपर 3/2 है, ऐसा ही ना है जी। तो अब आप समझेंगे यहाँ पे बात ये है कि अगर ऐसे स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होता है तो वो गुणा में आ जाता है। तो अगर 2 इसमें गुणा करेगा तो 2 तिहाई 6 और 6 में 2 का भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 3 आ जाएगा। या ऐसे देखें तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 3 बचा। तो इसका मतलब L के पावर 3 हो जाएगा और R के पावर भी 3 हो जाएगा। तो यही बात हम लिख देंगे कि L के पावर 3 और प्लस R के पावर 3। समझ रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। अब आप इसको ये बात समझेंगे, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला है, बट यहाँ पे एक और बात समझेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे ये बात कि जो यहाँ पे जो L दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, जो L मतलब L जो दिखाई दे रहा है, मैं ऐसे दिखाऊं तो यहाँ पे जो L ये दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही छोटा है R की तुलना में। ठीक है, मतलब जो L है वो बहुत ही छोटा है, जो L है 2L वो बहुत ही छोटा है R की तुलना में। तो जब ऐसा है ना कि ये जो L है वो R की तुलना में बहुत छोटा है तो इसको नगण्य मान लेते हैं, और जैसे ही हम इसको नगण्य मानते हैं तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो जब हम छोड़ेंगे तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ये P है, और इसको अगर हम नगण्य मान कर छोड़ देते हैं तो केवल यहाँ पे क्या बचा, R के पावर Q बच गया। यही ना बचा जी। और जब बचा है तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है जी, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है प्रूफ्ड। क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। तो ये है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना।
देखिए मैंने छोटी छोटी बातें आपको डिस्कस किया है, अच्छे से बताने का प्रयास किया है, ठीक है। एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। ये फिगर को तो हमने एक्सप्लेन किया है कि माना दो बिंदु आवेश हैं, एक है प्लस क्यू एक है माइनस क्यू। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है और इन दोनों आवेशों के बीच एक उदासीन बिंदु O है। उदासीन बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एकांक धनावेश उपस्थित है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यही बात हमने फिगर में आपको बताया है और कहा है कि अपने शब्दों में इस फिगर के नीचे माना की करके लिख लीजिएगा। उसके नीचे आप गणना लिखेंगे। गणना के बाद हमने इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की है। फिर से इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की है। उसके बाद हमने ये बताया है कि यहाँ से ये जो दूरी है वो इस दूरी के बराबर है, मतलब जो AP है वो BP के बराबर है। तो AP BP के बराबर है। जब ये दोनों नीचे वाले मान समान हैं तो इसका मतलब जो E प्लस क्यू है E माइनस क्यू ये दोनों आपस में बराबर हैं। तब जाकर हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता। तो इन जब दोनों का मतलब कोई ऐसा राशि जिसका परिमाण में तो समान हो परंतु इनकी दिशाएं देख रहे हैं, इसकी इस ओर है इसकी ओर, मतलब दिशाएं अलग अलग हो, तो वहां पे परिणामी तीव्रता का ये फॉर्मूला होता है। और इस पे सिंपल वे में हमने मान पुटअप किया है, आपका आ गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही आसानी तरीके से आपको हर टॉपिक इजी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ ना, मैं उस मतलब गुजरा हुआ हूँ, मैं समझता हूँ, ठीक है। मुझे भी बहुत ज़्यादा डाउट होते थे, डेरिवेशन करने में बहुत ही परेशानी होती थी, बट उस फेज से हमने गुजरा हुआ है तो मुझे पता है, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें आपसे बताता हूँ। तो खासकर जिन विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट कीजिएगा, जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइएगा, उनसे कहिएगा कि पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हम दिलो जान से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अदरवाइज यदि हमसे बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए और अपनी क्लास 12 की बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।